बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। एशिया कप के हवाले से काफ़ी बातें अब सामने आ चुकी हैं और अब हो सकता है कि न्यूट्रल मुकामात पर जो भारत के जो मैचेज़ हैं वो एशिया कप के खेले जाएँ और जिसमें जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सिटी ने जो चीज़ें वेन्यू रखी थी, अब उनमें से 2 फाइनल वेन्यू जो है अब आते हुए सामने दिखाई दे रही हैं। सबसे अहम वेन्यू था यूएई, जहां पर हो सकता है कि मैचेस के तमाम मैचेस जो है यूएई में हो जाएं और उसके अलावा दूसरा वेन्यू श्रीलंका का था, जहां पर हम देखते हैं कि हो सकता है कि वहां पर भी कुछ मैचेस जो है एशिया कप के होते दिखाई दें। दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा 34वीं नेशनल गेम्स का आगाज़ हो चुका है। 22 तारीख से कल से जो है बाकायदा आगाज़ हुआ, लेकिन इससे पहले मुतअद्दिद मुकाबले हुए और इस पर अब तक बालादस्ती अगर हम देखें तो पाक आर्मी की इस इवेंट के अंदर दिखाई देती है। लेकिन कुछ मसाइल कल हमने देखे ज़रूर इसके अंदर पैदा होते हुए दिखाई दिए और उसमें हमने देखा कि जब सिंध का दस्ता 5 पास्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था तो उस वक्त ना ही कौमी तराना बज रहा था और उसके साथ साथ बड़ा अलमिया ये रहा इस दस्ते के अंदर कि जब हमने देखा कि इस दस्ते में ख़ासकर अगर देखा जाए जो सब दिलाली परचम होता वो मौजूद नहीं, उसके साथ साथ सिंध का जो परचम है वो मौजूद नहीं, फिर खिलाड़ियों को जो ट्रैक सूट दिए गए वो जाने से 2 घंटे कबल जो है उनको दिए गए, फिर जो सहूलतें वहाँ फराहम करनी थी खिलाड़ियों को वो होती दिखाई नहीं दी और हमने देखा कि वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो बिजली से महरूम नज़र आए। जहाँ उन्हें ठहराया गया वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं थी, पानी के मसाइल उन प्लेयर्स के साथ दिखाई दे रहे थे और सबसे बढ़कर जो इवेंट्स मुनक्किद हो रहे थे ख़ासकर कोयटा के अंदर, वहाँ पर भी हमने देखा कि लाइट जाने के वाक़यात बहुत ज़्यादा नमदार होते हुए नज़र आए। और ख़ासकर अगर देखें तो कल भी हमने देखा कि जो स्कॉश के मुकाबले हुए उस स्कॉश के मुकाबले के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर भी लाइट चली गई, जिसके लिए कुछ देर के लिए मैचेस ज़रूर रोकने पड़े। इस सारे सूरत हाल पे हमारे साथ बात करेंगे हमारे स्टूडियो पे हमारे तजिया निगार, हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और वेन्यू टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ जो हमेशा हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जावेद इकबाल भट्टी भी हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, बड़ा अच्छा तजिया करते हैं, इनसे भी बात करेंगे खासकर नेशनल गेम्स के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, एशिया कप है, किस करवट बैठेगा, कहां पर ये मैचेस होंगे, अब तक कोई हतमी फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गो कि अब आखिरी जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये ऐसा लगता है कि 2 ममालिक के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर जो भारत के मैचेस है वो होते दिखाई देंगे, यूएई और दूसरा श्रीलंका। ऑप्शन ज़रूर बांग्लादेश के मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने शायद बांग्लादेश के इनकार के बाद, पाकिस्तान ने अपने इनकार करने के बाद ये मामला शायद दूसरे करवट बैठते दिखाई देते हैं और मैचेस ज़्यादातर अब यूएई के चांसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जे शाह जो मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल की भागदौड़ उनके पास है, फिर वो उसके साथ साथ जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें भी हैं। उन्होंने लास्ट ईयर के आखिर में एक बात कही थी कि भारत की टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगी। उसके बाद फिर हमने जब उनका ये बयान आया तो इस तरह की तो आवाज़ें आई हल्की फुल्की कि जी हम भी वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से उनको पेशकशें करनी शुरू कर दी और उनसे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि जी आप आइए। होना ये चाहिए था शहज़ादा कि आपको कैटेगोरिकली बिल्कुल मतलब ये कि आपको ये कहना चाहिए था कि जी अगर आप एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हम भी जो है भारत वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। तो भारत का तो आपने हमेशा ही देखा कि वो आपको हमेशा मतलब बैक फुट पे रखने की कोशिश करता है, आपको दुनिया में हर शोबे में लेट डाउन करने की कोशिश करता है और उन्होंने ख़ास तौर से पाकिस्तान के साथ खेलों के हवाले से हमेशा सियासत को शामिल किया, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। आपको याद होगा कि एक ज़माने में क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया और हमारी टीमें वहाँ गईं, उनकी टीम वहाँ आई, यहाँ पर आई, तो मतलब क्रिकेट जो थी वो डिप्लोमेसी का भी उसने किरदार अदा किया, ताल्लुकात निस्बतन बेहतर हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब भारत ने पहली मर्तबा हमें ये मना किया कि हम मतलब पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो देखें पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट में अल्लाह ताला ने आपको वक़ार और इज़्ज़त के साथ एक जीने का मतलब एक हौसले के साथ मतलब जीने का मौका फ़राहम किया था।
देखें बात यह है कि अगर मतलब वो यहाँ नहीं आ रहे तो हमें ऐसी क्या जल्दी है कि जी हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं या उनकी मिन्नत करें या हम उनको हाइब्रिड मॉडल बताएं कि जी ये इस तरह से आएँ। देखें दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप इंडिया की टीम यहाँ नहीं आएगी या हम वहाँ नहीं जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ रही, लेकिन हमें ज़िंदा कौमों की तरह हमें फ़ैसले करने चाहिए। और जिस तरह से मतलब पाकिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों में बड़ी तरक्की की है, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे बाज़ मामला जो हैं वो ऐसे हैं जो मतलब ये कि जग हसाई का सबब बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि आप इज़्ज़त और वक़ार के साथ मतलब अपना फ़ैसला करते और बिल्कुल उनको मतलब ये कि कैटेगोरिकली बताते कि जी अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आएंगे। लेकिन रह गई बात, आपने जो सवाल किया है कि अब इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं कि शायद श्रीलंका में हो जाए या दुबई में हो जाए या बांग्लादेश में हो जाए। तो अब आप ये देखें कि उन्होंने जो लेटेस्ट बात जो की है, पाकिस्तान को जो इंगेज किया है, वो उन्होंने ये किया है कि जी ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि पहले आप ये बताएं, हमें कंफर्म करें कि आप वर्ल्ड कप में आएंगे या नहीं आएंगे। यानी होना तो ये चाहिए था कि अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहे हैं तो फिर वर्ल्ड कप के मैचेस हमको भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने चाहिए थे। ये होती है असल में बराबरी। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे भी मतलब सियासत को लेके आ गए, इसलिए कि आप बैकफुट पे रहे और उन्होंने जो है आपको लेट डाउन करने का बेहतरीन मतलब ये कि हरबा इस्तेमाल किया। बात ये है कि देखें इंडिया के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी उनका डोमिनेशन है, इसी तरह उनका एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी डोमिनेशन है। और एक बात और मतलब ये कि एक ज़माने में बिग थ्री हुआ करता था, यानी उसमें बिग थ्री में इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और वो बाकायदा अनाउंस्ड ऑफिशियली मतलब ये बिग थ्री नाम रखा था और उसके सम्राट भी वही मतलब लिया करते थे इंटरनेशनली क्रिकेट में। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, बिग थ्री ऑफिशियली तो ख़त्म हो गया है, लेकिन दर पर्दा जो है बिग थ्री अभी तक उसी तरह से चल रहा है। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया एक यकीनन बड़ी मार्केट है और आईसीसी को मतलब उसके ज़रिए कमाने का मौका मिलता है, लेकिन कतई तौर पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी जो पोजीशंस है या आपका डोमिनेशन है एशियन में या आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो उसको आप उस एडवांटेज को गलत तरीके से मतलब ये कि दूसरी मुल्कों को दबाने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, एशिया की सतह पर अगर आप आ जाएं तो सिर्फ मतलब पाकिस्तान इतना है कि वो इंडिया के आगे बोल लेता है, वरना रह गई बात श्रीलंका की या बांग्लादेश की, अफगानिस्तान तो खैर अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन ये कि श्रीलंका और बांग्लादेश को जिस तरह से स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरह से आगे आना चाहिए, वो जो है उस तरह से नहीं आते। उसकी वजह यह है कि इंडिया चूँकि बड़ी मार्केट है, वो उनको पहले तो डराता है और उसके बाद जो है फिर उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट करता है। यानी मतलब उनको ज़ाहिर है इस तरह की जब चीज़ें होती हैं एक छोटे मुल्क के साथ, क्रिकेट मुल्क के साथ, तो वो फिर उनकी जो है बात मानते हैं। अभी आप ये देखें कि मतलब इस एशिया कप के हवाले से जो पाकिस्तान की मीटिंग्स हुई थी पीसीबी की श्रीलंका से, बांग्लादेश से या फिर मतलब ये कि अफ़गानिस्तान से, तो उसमें मतलब ये तय हुआ था कि ये तमाम कंट्रीज़ जो है एशिया कप के हवाले से आपका साथ देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि श्रीलंका और बांग्लादेश तो बैकआउट कर गए, अफ़गानिस्तान ने आपका ज़रूर साथ दिया। अब आप ये देखें ना, बांग्लादेश ने कहा कि हमारे यहाँ जो है सितंबर में नहीं हो सकता इसलिए कि बारिश होगी, श्रीलंका ने ये कहा कि जी हम दुबई में जाके खेल नहीं सकते। तो मतलब ये कि जब आप बैकफुट पे जाएंगे और मतलब ये कि आप कोई इज़्ज़त और वक़ार के साथ फैसला नहीं करेंगे, तो फिर मतलब ये इंडिया तो आपको ज़ाहिर है लेट डाउन करने की हमेशा पोजीशन में जरूर नजर आएगा। अच्छा फैसला ये होगा कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के मैचेस जो है न्यूट्रल मकामात पर खेलता हुआ दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, पाकिस्तान वीमेंस कप का आज से वनडे कप का आगाज़ हुआ। आज हमने देखा कि तमाम ही सिलेक्टर्स भी स्टेट बैंक ग्राउंड पर मौजूद थे। वीमेंस टीम की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो हमें इमर्जिंग कप खेलने जाना है, उससे पहले हमने यहाँ पर जो है 4 मैचेस ओवल क्रिकेट ग्राउंड नेशनल स्टेडियम में कराए, जहाँ पर बहुत से प्लेयर्स हमने देखा कि नौजवान निकल कर सामने आए। और फिर अब बाकायदा तौर पर वनडे कप का आगाज़ आज से हो गया। मार्क होल्स जो पाकिस्तानी विमेंस टीम के हेड कोच है, आज बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक पे मौजूद थे, उनके साथ सलीम जाफर मौजूद थे, फिर सिलेक्टर मामा और फिर डायरेक्टर जो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम तानिया साहिबा, वो भी आज जो बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक ग्राउंड पर मौजूद थी। तो कितना अच्छा आप समझते हैं कि इन तमाम का एक पेज पर बैठकर मैचेस देखना, खासकर पाकिस्तान विमेंस टीम के जो आज मैचेस चल रहे थे उस पर कितना प्लेयर्स निकल कर सामने आने की उनके अंदर जस्तजू होती दिखाई देती है?
शुक्रिया मोइन भाई। देखें, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब से ये वुमेंस कप स्टार्ट हुआ था, पहले भी वुमेंस कप का जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें कोई भी ना सिलेक्टर आ रहा था, ना कोई बोर्ड ऑफिशियल आ रहा था, वही कह रही थी, ना कोई प्रेस रिलीज जारी हो रहा था। तो इस पे हमने यहाँ से बात की थी, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन जावेद साहब, आपकी ये एक तशरीह कर दूं कि आज बाकायदा तौर पर जब मैचेस का स्टार्ट हुआ तो सुबह सवेरे ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज भी जारी की, अपने टॉस के भी जो चीज़ें टॉस होती हैं बाकायदा तौर पर वो भी, और टीम जो सेलेक्ट होती है वो टीम भी आज उन्होंने प्रेस रिलीज पे बाकायदा तौर पर जारी की। फिर मैचेस जब मैचेस अख्ताम पजीर हुए तो उसके बाद भी उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की। तो सर उसी पे यार था ना। देखें, अब ये जो उन्होंने करना शुरू किया, ये इतना हमने कहा हर मीडिया पे उठा, ये सोशल मीडिया पे उठा, तो उन्होंने भी अब इधर तवज्जो देना शुरू कर दिए। अब कोच आपको पता न्यूजीलैंड से वापस आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो कोच के आने से भी फ़र्क पड़ता है। फिर आप चीफ सेलेक्टर जो है वुमेंस क्रिकेट की वो भी पहुँच रही हैं। और मकसद कहने का ये कि जिस तरीके से अब ये 3 टीमों के दरमियान ये कप शुरू होने जा रहा है, ब्लास्टर हो गया, डायनामाइट्स है, चैलेंजर्स है, तो ये जब है इसी में से आपने लड़कियां निकालनी है और नेशनल टीम बनानी है। आपको पता, कोच को फ्री हैंड दिया गया है कि आप लड़कियों को सिलेक्ट करें। जाहिर है वो जब ग्राउंड में जाएंगे तो तभी उन्हें पता चलेगा, पोटेंशियल पता चलेगा कि किस लड़की में क्या पोटेंशियल है। हम सिर्फ वो पुरानी बच्चियों पर रिलाई नहीं कर सकते अब, क्योंकि नई टीम, नया खून जो जब आएगा तो हमारी वुमेंस टीम खड़ी होगी। मैं कल भी जो बात हमने की थी कि हमारी वुमेंस टीम जो है अब रिजल्ट देना शुरू कर दिया है उसने। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में देखें अब वो रिजल्ट देना शुरू करते हैं। गो के मैच नहीं जीत पा रही लेकिन फिनिश कर रही है, नजदीक जा रही हैं। पहले ये चीजें थी ही नहीं, अब माशाल्लाह जो हमारी वुमेंस क्रिकेट में ये चीजें आना शुरू हुई हैं। और जिस तरीके से अब जो प्रेस रिलीज भी हो रहे हैं, टॉस की भी, टीम में नाम भी अनाउंस हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है वुमेंस क्रिकेट के लिए। वुमेंस टीम के लिए अच्छा साइन है, नौजवान खिलाड़ियों को निकलने का अच्छा प्लेटफॉर्म भी नजर आ रहा है पाकिस्तान वुमेंस कप के अंदर है। रियाज साहब, बड़ी खुशी की बात है आज कि पाकिस्तान जूनियर कप जो बाकायदा तौर पर अब शुरू होने वाला है, लेकिन जो प्रैक्टिस मैचेस थे चाइनीज थाईलैंड के खिलाफ, आज हमने जो है 1-15 से जो है हमने आज का मैच जीता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? चाइनीज़ ताइपाई के खिलाफ जी बिल्कुल, आज पहला मैच था। और देखें, चाइनीज़ ताइपाई की जो टीम है वो तो यकीनन मतलब इसी उस स्टैंडर्ड की टीम है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने कोरिया, जो कि दिफाई चैम्पियन है, उसको जो है प्रैक्टिस मैच में 0 के मुकाबले में 8 गोल से हराया। और कोरिया की टीम जो है चूँकि दिफाई चैम्पियन भी है और ये एशिया कप की वाहिद टीम है जिसने मतलब 5 एशिया कप जीतने का कारनामा अंजाम दिया है और 2 मरतबा ये टीम जो है रनर्स अप रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी और आज जिस तरह से मैच जीता है इसको जो है कंटिन्यू करेगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर जहाँ पाकिस्तान ने आज मैच जीत लिया अपना हॉकी में जूनियर एशिया कप में? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, आज भी प्रैक्टिस में अच्छा, ये मेरा तीसरा मैच कंटिन्यू जो उन्होंने जीत लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। जिस तरीके से मकसद टीम हमने भेजी थी सिलेक्ट करके, रिजल्ट देना तो उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अब जब टूर्नामेंट शुरू होगा, जो उसमें स्टार्ट होगा, अगर इसी जीत के तसलसल को बरकरार रखते हैं तो मैं समझूंगा कि हॉकी का जो रिवाइवल शुरू हो गया है। जिस तरीके से हैदर और वगैरह सब मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आना भी शुरू हो गए हैं। और मैं भी यही चाहूँगा कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसमें जो हमारी हॉकी जो विक्ट्री स्टैंड पर आए, हमें नज़र आए। जितनी मकसद गवर्नमेंट ने कोशिश की इसके लिए, फंड्स वगैरह के लिए, हैदर ने कोशिश की, सिंध गवर्नमेंट ने कोशिश की, ये कर कर आके बड़ी मुश्किल से तो टीम वहाँ तक पहुँची है। अब ये है कि टीम को भी जो चाहिए रिजल्ट दे और पाकिस्तान में हॉकी जो वो ऊपर जाए। आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कि देखिए 2 मैचेस पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले खेले हैं, वार्म अप मैचेस। पहला मैच जो है पाकिस्तान की टीम ने ओमान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी और दूसरा जो डिफेंडिंग चैंपियन है कोरिया, उसको वार्म अप मैच में 0 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमें ओमान के ख़िलाफ़, ओमान ने इब्तदाई लम्हात में 1 गोल की बरतरी हासिल कर ली थी, वो नहीं होना चाहिए था कि इसलिए कि ओमान की टीम एक कमज़ोर टीम है और उससे मतलब ये अंदाज़ा लगाएं कि आप हमारी डिफेंस जो है थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। बिल्कुल, रियाजुद्दीन साहब बहुत ज़बरदस्त तज़किया कर रहे थे हॉकी के हवाले से। आज अगर हम देखें तो हमारे पास और भी मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। उसके साथ साथ हम आज कोशिश करेंगे जो जोन के इलेक्शन होने वाले हैं उस हवाले से भी बात करें। उन्हीं हवाले से जो है हमने अपने मेहमानों को भी मदऊ किया हुआ है अपने स्टूडियो में। तो वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ वो मेहमान ज़रूर मौजूद होंगे।
बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि इस वक्त कराची के अंदर जोन के इलेक्शन भी होने वाले हैं और मैंने इसी हवाले से अपने स्टूडियो पे भी मदू किया है। तो जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और KCC के साबका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनके साथ साथ मौजूद है राशिद सिद्दीकी साहब जो जोन 2 से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और यकीन हमारी भी दुआ है कि वो इलेक्शन में कामयाब हो और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हुए दिखाई दें। रियाज साहब, जिस तरह हमारी बात चल रही थी, हमने देखा था कि एशिया कप में पाकिस्तान जूनियर टीम की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जारी जूनियर एशिया कप के अंदर, और जिस तरह अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उससे आप कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि जूनियर प्लेयर्स जिन पे बड़े हमने ये क्रिटिसाइज़ किया कि इस टीम के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया गया जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन सीनियर प्लेयर्स का ज़्यादा होना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अब तक कामयाबी समेटता हुआ दिखाई दे रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये बड़ी खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तान के बाज़ जूनियर खिलाड़ी जो थे वो पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ कुछ अरसे से खेल रहे थे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम के जो ये खिलाड़ी हैं इनका एक्सपोजर, इनका एक्सपीरियंस और इनकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा हुआ। और ज़ाहिर है जब वो सीनियर टीम के साथ खेलते रहे और अब वो जब जूनियर टीम के साथ खेल रहे हैं तो यकीनी तौर पर उनका एतमाद जो है वो दूसरे खिलाड़ियों की निस्बत बेहतर होगा। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो मतलब वार्म अप मैचेस खेले, पहला मैच पाकिस्तान ने ओमान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया और दूसरा वार्म अप मैच जो है कोरिया जैसी टीम को, जो कि बहुत ही मजबूत टीम है, 5 मरतबा एशिया कप को जीतने का एजाज़ हासिल कर चुकी है और 2 मरतबा रनर्स अप रह चुकी है, उस टीम को मतलब मुझे भी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में उसको 0 के मुकाबले में 8 गोल से हराया। अगर तो उनके 16 या 18 की जैसे टीम होती है, अगर उन्होंने पूरे लड़के भी अपने चेंज करके खिलाए होंगे नए, तो उसके बावजूद कोरिया जैसी टीम के खिलाफ जैसा कि उसका रिकॉर्ड है 8 गोल करना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के हवाले से। रह गई बात, तो आज पहला मैच था पाकिस्तान का ऑफिशियली एशिया कप का पहला मैच चाइनीज़ ताइपे से, तो उसमें पाकिस्तान ने जो है वो 15 गोल से कामयाबी हासिल की है। तो यकीनन ये तो खैर एक ऐसी टीम है और इससे कबल भी पाकिस्तान जो है इस तरह के मतलब भी के रिजल्ट रहा है। पाकिस्तान के ग्रुप में इस वक्त इंडिया है, जापान है, थाईलैंड है और आपकी मतलब चाइनीज़ ताइपा है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसमें कोरिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है और ओमान और उज़्बेकिस्तान की टीम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँचा है, जैसा कि पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच जो होगा वो चैलेंजिंग होगा, टफ मैच होगा और जापान के साथ भी पाकिस्तान का मैच हो सकता है अच्छा मतलब, लेकिन हमें ये जीतना चाहिए। हमें पाकिस्तान को अच्छा मौका है कि हम सेमीफाइनल में पहुँचें और अगर सेमीफाइनल में आप पहुँचते हैं तो आपका जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, गो कि कोरिया की टीम जो है पाकिस्तान से 8 गोल से हार गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोरिया और मलेशिया ऐसी टीमें अपोनेंट ग्रुप में कि जो सेमीफाइनल पहुँच सकती हैं और अगर इन दो मलेशिया से पाकिस्तान का हुआ तो एक टफ मैच होगा, लेकिन अगर कोरिया से हुआ तो हमें एक मतलब ही कि नफसियाती बरतरी हासिल होगी। लेकिन शहजादा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हमने सेमीफाइनल या फाइनल जीतना है तो हमारा जो स्टेमिना है और हमारी जो फिज़िकल फिटनेस का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए और हमारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें यानी स्टेमिना, फिज़िकल फिटनेस और टेक्निकल चीज़ें अगर हमारी मतलब अच्छे मैयार की होंगी तो हम मैच के दौरान सेमीफाइनल और फाइनल की बात कर रहा हूँ उसमें हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और देखें, असल जो मसला होता है वो 25 के आगे होता है, डी के अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वहाँ पर आप वो डिसीजन नहीं ले सके तो फिर आप जो है वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की टीम ने स्टार्ट लिया है 15 गोल से चाइनीज़ ताइपे को और जो एक वार्म अप मैच में कोरिया को हराया है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है और वैसे भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। देखें, हमारे खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें कैपेसिटी है, वो जीत सकते हैं। तो अगर यही मतलब उन्होंने जिस तरह से आज उन्होंने खेल का मुजाहरा किया, गो कि उनके सामने हल्की टीम थी लेकिन 15 गोल ज़्यादा होते हैं, यही खेल का मुजाहरा अगर मलेशिया आती है आपके सामने सेमीफाइनल में या फिर आपके सामने जो है टीम आती है कोरिया की, वहाँ अगर आपने ऐसा मैच खेला ना फिर आपको फाइट करनी होगी। इंडिया की टीम तो एक अच्छी और साउंड टीम है और इसका उन्होंने सबूत भी दिया है, लेकिन इस वक्त दिफाई चैंपियन जो है वो कोरिया की टीम है और कोरिया ने 5 मरतबा एशिया कप जीता है, पाकिस्तान और इंडिया ने 3-3 मरतबा जीता है। तो मैं ये समझता हूँ गो कि पाकिस्तान को मतलब एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है कि जो पहले 3 एशिया कप थे 1982, 1985 और 1989 के तीनों एशिया कप जो थे पाकिस्तान ने जीते थे, लेकिन फिर सबको
पता है कि जब 90s अर्ली 90s से 93 में हमने सिल्वर मेडल आखिरी जूनियर वाला हासिल नहीं, किया, 2014 में हमने एशियन गेम्स भी हासिल किया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक जो था वाहिद था, आखिरी था जिसमें हमने ओलंपिक जीता था, और 1994 के वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी थी जो हमने जीती थी, और 2014 का एशियन गेम्स जो हम थे वो हमने आखिरी मरतबा जीते, उसके बाद हम नहीं जीते। लेकिन हमारी हॉकी का जो डिक्लाइन आया है ना, वो अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे, तो ये उस वक्त आया जब इदारों की टीमें खत्म होता चली गई। लेकिन लोगों को उस वक्त पता चला जब अभी 2 साल पहले क्रिकेट की टीमें खत्म हुई, लेकिन हॉकी और फुटबॉल और टेबल टेनिस और दुनिया भर की जितनी भी टीमें, वो तो अर्ली 92 में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे जब ही खत्म हो गई थी। तो जब जॉब नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, और फिर पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान के पास फंड्स के तो हमेशा कमी रही। देखिए, एक दौर था कर्नल दारा का दौर था, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर हमीदी का दौर था, एयर मार्शल नूर खान के ज़माने में तो पाकिस्तान की टीम जो थी वो उड़ रही थी, फ़ज़ाओं में अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही थी। फिर ब्रिगेडियर आतिफ के ज़माने में पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। लेकिन उसके बाद से जो डिक्लाइन आया, फिर आपके फंड्स की कमी थी, 9/11 का वाक़या पेश आया, भी बात करेंगे, रैंकिंग नीचे आ गई। कौमी हॉकी टीम के साथ भी मसाइल आते हुए दिखाई दे रहे हैं टूर से पहले। जमील साहब, बड़े आजकल आप बिजी इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं, और हम देखते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने माजी में जिस तरह काम किया क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और अब हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी अगर हम देखें, क्योंकि कराची नर्सरी कहलाता है क्रिकेट का, अगर यहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं तो यकीनन फ़ायदा होता है। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि कराची के प्लेयर्स भी नहीं निकल रहे, कराची के प्लेयर्स के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी सामने नज़र नहीं आ रहा। अगर माजी में देखें, प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब ने बड़े काम किए, और जिस तरह उन्होंने 2014 से 2017 तक उन्होंने काम किया, 918 मैचेस हुए, 15 टूर्नामेंट्स मुनक्किद हुए, तो क्या कहेंगे? एक तरफ वो है और दूसरी तरफ क्रिकेट की तबाही का शिकार नज़र आ रही है कराची की। देखें जी, असल में बात यह है कि 2014 के अंदर जब प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब आए इलेक्शन जीत कर, तो हमने जितने भी वादे किए थे ना, उससे बढ़कर काम किया, और 3 साल में अगर 918 मैचेस हमने मुनक्किद कराए हैं, उसमें हर तरह की क्रिकेट कराई हमने प्रेसिडेंट कप कराया, उसमें 219 टीमें, एक प्रेसिडेंट कप कराया, उसमें 218 टीमें, फिर हमने केएमसी के इश्तराक से एक टूर्नामेंट कराया अंडर 7 डिवीजन 1 और डिवीजन 2, उसमें 7,21,000 रुपए की इनामी रकम रखी बच्चों के लिए, और वो बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था जिसको पूरे पाकिस्तान के अंदर पजीराई मिली। फिर हमने के इलेक्ट्रिक के इश्तराक से एक टूर्नामेंट कराया, हमने जो है ना यूनो पार्क ट्रॉफी जो है ना इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट, क्लब के टूर्नामेंट, जितना भी वक्त था हमारे पास उसमें हम कमिश्नर कप कराया क्लब के लिए, हमने T20 कराया, कंटिन्यू हमारी क्रिकेट जो है 3 साल तक वो रही। उसका नतीजा ये निकला कि 3 साल के अंदर 26 लड़के हमारे पाकिस्तान जूनियर खेले, और उसके साथ साथ जो है 5 लड़के पाकिस्तान ए खेले, 2 लड़के हमारे पाकिस्तान तक पहुंचे उसी सीक्वेंस के अंदर। अब जो मतलब 2017 के अगस्त के अंदर हमारा जो है वो दौर जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो है वो जो है इलेक्शन दोबारा हुआ 2018 के अंदर, और 1.5 साल का जो वो पीरियड मिला उसके अंदर, यानी ये समझ लीजिए कि 1.5 साल के पीरियड के अंदर जो है वो एक भी गेंद नहीं गिरी, कोई टूर्नामेंट मुनक्किद ही नहीं हो सका। और उसके बाद जो है 19 अगस्त 2019 को जो है वो एडॉक लग गया, 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया और 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी तवालत ली कि अभी तक, अब यानी पिछले साल तक वो स्कूटनी चल रही थी, वो स्कूटनी के 22 दिसंबर 2022 को फिर 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया और 2014 का जो है ना आइन बहाल कर दिया गया। देखिए मेरे हिसाब से जो आइन तो बहाल हो गया, लेकिन जो यहाँ क्लब स्कूटनी हुई थी वो 2013 में हुई थी, तो यानी 10 साल पहले जो है ना क्लब स्कूटनी हुई थी। तो इलेक्शन से पहले जो है पूरे पाकिस्तान की स्कूटनी होना चाहिए थी, इसलिए कि बहुत से क्लब ऐसे हैं कि जो बंद हो गए। आपको पता है कि इस शहर के अंदर बंद क्लब के जो नुमाइंदे हैं वो खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं मतलब वो क्या करेंगे? प्लेयर्स का भी नहीं पता होगा उन्हें, तो फिर क्लब ही नहीं है ना, प्लेयर्स तो छोड़ देना, जिनके क्लब बंद हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर एक क्लब है कि क्या कहते हैं पाक कोरंगी, उसके प्रेसिडेंट हैं समी साहब, मोहम्मद समी खान। वो क्लब जो है ना बंद हो गया है। एक क्लब है कमर अब्बास जोन 5 के अंदर, उसके प्रेसिडेंट जो है ना मोहम्मद अहमद नकवी साहब है, वो क्लब जो है ना बंद हो गया है। एक क्लब है कोरंगी फ्रेंड कोल्ड्स, उसका जो है ना शाहबाज उसका वो है, वो भी क्लब। 3 क्लब ऐसे हैं जिसमें टोटल 18 वोट हैं और 3 क्लब उसमें ऐसे हैं कि जो क्लब ही बंद है। यानी कि जो अभी स्कूटनी हुई थी ना, उस स्कूटनी के अंदर आपको वो तीनों क्लब जो है ना नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सबमिट नहीं किया, उन्होंने क्लब को लड़के अब इलेक्शन के अंदर
वो समीर साहब जो है वो सदारती उम्मीदवार हैं वहां से, जिनका क्लब ही नहीं है। अगर इस तरह की हमारे यहाँ उठा लें जोन 2 के अंदर, जोन 2 के अंदर ये हुआ कि नुसरत महबूब जो है ना, उनका जो क्लब है वो मतलब उन्होंने जमा ही नहीं कराया, वो स्कूटनी में है ही नहीं। संगम स्पोर्ट्स है, संगम स्पोर्ट्स जो है ना जमा ही नहीं हुआ। तो जो क्लब बंद है उनको तो वोटिंग राइट होने ही नहीं चाहिए, जो 2-3 साल से बंद पड़े। ये अगर ये स्कूटनी पहले कराएं तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो क्लब ही बंद है वो आके इलेक्शन लड़ ले तो इलीगल हो गया ना वो। चलें, अब आपने उनको मतलब वो कर दिया, और जो है ना पहले इलेक्शन होंगे बाद में स्कूटनी होगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। जब स्कूटनी होती है ना, 2013 में हुई स्कूटनी, 13 के बाद 10 साल हो गए स्कूटनी को, 2019 में स्कूटनी ड्यू थी, अब नहीं हुई ना। जब आप आए हैं 22 अगस्त 2022 को, तो सबसे पहले आपको स्कूटनी कराना चाहिए थी, स्कूटनी के बाद आपको जो है ना इलेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन आप चले गए डायरेक्ट इलेक्शन में। वो इलेक्शन जो ये भी जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ा हो जाएगा ना भाई, मुतनाज़ा इस सेंस में हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पर जो बैठे हुए शकील शेख साहब, वो भी तो एडहॉक हैं। नहीं, वो मैनेजमेंट कमेटी में ना, वो मुझे एक बात बताएं, वहां से बैठकर यहां पर हिदायत दे रहे हैं अगर कराची की क्रिकेट को लाहौर या इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाएगा तो यहां के लोगों को सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा जमील साहब, सबसे पहली बात ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इलेक्शन हो चुके हैं, कराची में क्या वजूहत है? एक तो ज़ाती प्लेयर्स के साथ होती है, दूसरे इलेक्शन के मसाइल भी देर पे देर होते जा रहे हैं। नहीं 7-8 सिर्फ उसमें हुए हैं इलेक्शन, बाकी और वो भी आप देखेंगे अनअपोज हुए हैं। देखें जहां जहां अभी देखें ना, अभी सवाबी के लगे, आपको हर जगह वो नजर आएगा, स्टे ले लिया, स्टे ले लिया। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि आप जब रद्दोबदल करेंगे ना, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। हमारे जोन के अंदर एक क्लब है जोहराबाद क्रिकेट क्लब, उसके प्रेसिडेंट हैं कंबर अली, ठीक है। 22 मार्च 2022 जो है, 22 मार्च 2023 जो है ना, वो किसी भी प्रेसिडेंट को अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है और चेंज कराना है आपका उसका नाम ना, तो आप 22 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं। 7 अप्रैल 2022 को उससे रिजाइन लिया गया और उसका नाम तब्दील हो गया। इससे बड़ी कोई जानिबदारी आप करेंगे? जब एक आदमी ने रिजाइन, अगर आप कहेंगे मैं भेज दूंगा आपको, वो उसने रिजाइन ही जो है ना मतलब 7 तारीख को किया है, समझे ना, और उसका वो वहां नाम चेंज हो गया। ये मैं बता रहा हूं कि हमारे खिलाफ जो है, हम चाहेंगे तो नहीं होगा, 23 तारीख को भी चाहेंगे तो नहीं होगा, उनका 15 दिन के बाद भी हो रहा है। और वहां से जब शकील शाह कंट्रोल कर रहे हैं ना बैठ के, यहां पर जोन 5 के अंदर जो वो हुआ है, मतलब वहां पर वो ब्रीफिंग दे रहे हैं खालिद नफी साहब कि जनाब शकील शेख साहब ने कहा है कि जो है ना यहाँ पर एजाज फारूकी और जमील अहमद का ग्रुप ना है, बाकी जो है ना कोई भी जीते। आप मुझे बताएं उनको क्या राइट पहुंचता है? अगर वो यहां पर बैठ के तबाह तो कर दी उन्होंने कराची की क्रिकेट। 2017 तक हमारी क्रिकेट ऐसे जा रही थी यार, हमने 218 मैच कराए, हमारे 26 लड़के हैं ना, आज आपको जो ये लड़के नजर आ रहे हैं, साइम अयूब हो, उमर बिन यूसुफ हो, ये सब वही तो लड़के हैं आपसे क्लब से यार। जो भी लड़के हों, मतलब जितने भी लड़के हैं, ये वही तो लड़के हैं जो है ना, जो उस दौर के अंदर बने थे, जो आए थे और वो बन गए। ये जानबूझकर इस यहाँ की क्यों किया गया था, थोड़ा सुन लें। जब 3 साल के अंदर अंडर 13 के हम चैंपियन, अंडर 16 के हम चैंपियन कराची, और अंडर 19 में वनडे में दोनों टीमें कराची की फाइनल में, 3 डे में दोनों टीमें कराची की फाइनल में, T20 में दोनों टीमें कराची की फाइनल में। ये सारे टाइटल जब कराची के पास होंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, मसला ये है असल में जड़ जो है ना दुश्मन। तो उन्होंने अपने यहाँ पर लोग जो है ना, सबसे ज्यादा टैलेंट अगर माजी में देख लें तो कराची से निकल कर आ रहा था। ग्रास रूट लेवल पर आप लोग काम अच्छा कर रहे थे, प्लेयर्स अच्छे निकल रहे थे, पाकिस्तान को प्रोवाइड हो रहे थे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे थे वो प्लेयर्स। टैलेंट अब भी है, बिल्कुल टैलेंट अब भी है। इस पर भी मजीद और भी बात करेंगे। जमील साहब है हमारे साथ मौजूद, राशिद सिद्दीकी साहब है। हज भाई, आप कैंडिडेट तौर पर जो है जोन 2 से खड़े हो रहे, एम इन्होंने बहुत बता दिया कि हमने माजी में बड़े अच्छे काम किए। आप क्या एम लेकर आए हैं? क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे या फिर खामोशी बैठे रहेंगे आप लोग भी? सबसे पहले अगर जीतते हैं तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जो लोग हमारे जो क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं ना हमारे ही जोन में, उनके लिए खुसूसी तौर पर कहूँगा किसी का आलाए कार ना बने। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट करानी है, तो अपने लोगों का सोचें, कराची के प्लेयर्स का सोचें। आप जो है ना वो कराची के प्लेयर्स का नहीं सोच रहे, आप अपने ज़ाती मफादात सोच रहे हैं। आप ये देखें जो लोग इस वक्त जो क्रिकेट के वजूद में ही नहीं थे सालों से, वो एकदम से निकल के सामने चले आए सारे के सारे लोग, और क्या चाहते हैं वो अपने बेनिफिट चाहते हैं। वो अगर क्रिकेट को प्रमोट करना है, प्लेयर को प्रमोट करना है, तो उसको चाहिए कि क्लब क्रिकेट को प्रमोट कराएं। क्लब क्रिकेट को कौन प्रमोट कर रहा है? टूर्नामेंट्स कौन करा रहा है? सिवाय फारूकी साहब के, जमील भाई के, कौन क्रिकेट को प्रमोट करा रहा है? यही कर रहे हैं ना, यही लोग सारे करें।
फारूकी साहब के टेन्योर के खत्म होने के बाद भी 6 टूर्नामेंट और हो गए हैं। अभी जो है ना मजीद 2 टूर्नामेंट का, अभी ये सुहेल तारिक चांद भाई टूर्नामेंट का, अभी वो इसके बाद उन्होंने उसमें रखा हुआ है मजीद टूर्नामेंट के लिए, इसके बाद एक और अनाउंस किया हुआ है। तो क्रिकेट को अगर प्रमोट करना है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए चाहिए, तो फिर वो पहले क्रिकेटर्स को देखें, क्रिकेट को देखें ना। वो तो जाती मफादात को देख रहे हैं, उनको जो एडवांटेज चाहिए वो जाती अपनी हैसियत में चाहिए। जो लोग जाती हैसियत में अपना फायदा चाहेंगे वो क्रिकेट के लिए क्या करेंगे? वो प्लेयर आज जो देखें, आप लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कहाँ खेलेंगे? जब वो खेल ही नहीं पाएंगे तो वो अदर एक्टिविटीज में जाएंगे, कोई पान गुटके में लगेगा, कोई किसी चीज में लगेगा, कोई अदर एक्टिविटीज में लगेगा, कोई स्नैचिंग में लगेगा। यही होगा ना। स्पोर्ट्स अगर होगा तो हेल्दी वर्क होगा। हेल्दी वर्क करने के लिए आपको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना होगा। लेकिन रशीद साहब, अगर हम देखें तो पाकिस्तान अंडर 19 की हद तक तो हमें नजर आता है कि कराची के लड़कों को प्रमोट किया जाता है, लेकिन वो लड़का परफॉर्म भी करता है, लेकिन उसके बावजूद कौमी टीम का हिस्सा बनता दिखाई नहीं देता। क्या कोई आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम है सरफराज अहमद की मुलाकात जो है लतीफ़ साहब से हुई है, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, और उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ एकेडमीज़ भी बनाई जाएगी, सिंध के लड़कों को प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, और सिंध के साथ और कराची के साथ जो लड़कों की ज़्यादती हो रही है उनके ख़िलाफ़ भी वो आवाज़ बुलंद करेंगे। बाकायदा उन्होंने चेयरमैन नजम सिटी का नाम लिया है कि उनको बाकायदा तौर पर लेटर भी लिखा जाएगा, और उस पर जो है अमल दरामद भी कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें बात यह है कि जो आप कराची क्रिकेट के लड़कों की जो बोलने कौमी सतह पर नहीं नज़र आते, वो उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाहर के लोग जब मदाखलत करेंगे ना तो फिर यही होगा। जैसा बाहर के लोग भी तो अपने पाकिस्तान के लोग हैं ना राशिद साहब। देखें, जब लड़का एक परफॉर्म करता हुआ तसलसल से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर तो जानिबदार नजर आते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग नजर आती है ना। आप ये कहते हैं कि कराची के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले फारूकी साहब ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आवाज़ बुलंद की है, जमील अहमद साहब ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ बुलंद की है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं, इनके खिलाफ बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं, तो माजी में होता रहा है। अब बात यह है कि जब जाहिर सी बात है वहां तो हमारे लोग नहीं बैठे हुए ना, वहां तो जो लोग बैठे हैं उन्हीं के लोग हमारे ही लोगों को, जो हमारे मुखालिफिन होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने लोगों को सिलेक्ट कराते हैं और ले जाते हैं। परफॉर्मेंस के हवाले से आप लोग कराची के लड़कों की सारी परफॉर्मेंस आपके सामने अंडर 13 का बता दिया, अंडर 16 का, अंडर 19 का, तो अब क्रिकेट देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पूरी कराची के अंदर आप मुझे बताएं, पूरी कराची में 10 साल के अंदर किसने कराची के लड़कों के लिए आवाज उठाई? हमने उठाई आवाज, मुजाहिरे भी देखे आपने। हमने फारूकी साहब ने जब वहां पर मुजाहिरा किया, किसके लिए किया था? सरफराज, फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, जिनको नहीं खिलाया जा रहा था, उस सरफराज को टीम से, तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। 9 महीने तक वो मुअत्तल रहे, ठीक है ना। और 9 महीने के बाद फिर जब ज़का अशरफ साहब आए तो वो फिर उनको उन्होंने मतलब ये कि बहाल किया। तो आवाज तो उठाए, देखें हम लड़ते भी हैं उन लड़कों के लिए और आवाज भी। यहाँ पर जो भी लोग हैं ना वो अपने फायदे और मफाद के लिए जो आता है वो उससे जो ना हम नहीं करते ऐसे, हम कराची के लिए करते हैं, हम कराची के बच्चों के लिए करते हैं। अगर आज हम क्रिकेट के अंदर हैं ना और कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं तमाम जितने भी जोन है उसमें हर में एकेडमी बने, हर जगह बच्चों को खेलने का मौका मिले, तमाम ग्राउंड में क्लब क्रिकेट फ्री हो। देखिए जब पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी ना, आपको पता है ना, हमने क्रिकेट कराई ना पूरे हमने आल सिंध कराया 168 टीम है उसके अंदर, हमने आल कराची कराया 80 टीम है उसके अंदर। उसके अलावा हमने अभी एक टूर्नामेंट शुरू किया सुहेल तालिब, उससे पहले साकिब मेमोरियल, सुरजानी ट्रॉफी और इकराम नूरी टूर्नामेंट, मोहम्मद अली मेमोरियल टूर्नामेंट, 10 टूर्नामेंट हमने इस दौरान कराए। जब हम ओहदे से हट गए ना, क्रिकेट से अलग नहीं हुए, लोगों को समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि लोगों को पहचाने कि कौन लोग अगर ओहदे पर सब काम करते हैं ना, ओहदे से हटने के बाद काम सबसे अहम होता है। हमने हटने के बाद काम किए और इतने काम किए जिसकी जो मैंने आपको भेजा ना पूरी तफसील है। ये जो मैंने अपनी कारकर्दगी ये हमने जब हम 2017 में हट गए, हम क्रिकेट से दूर नहीं हुए, हमने इन बच्चों के लिए ग्राउंड आबाद रखे। हमने 2017 के बाद हटने के बाद आप लोगों ने कितने टूर्नामेंट्स कराए ये बताओ? कम से कम 10 से 12, इससे भी ज्यादा कराए। अच्छा, प्लेयर्स कितने निकाल दिए आपने? देखिए अब देखिए प्लेयर तो देखिए वो लग गया था, एडहॉक लग गया था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। वहां के जो उनके जो कोचेस थे ना वही सब कुछ कर रहे थे, हमारी तो वो नहीं। जो बच्चे इसमें से जैसे अब होता है 7 बेग निकल गया, वहां ये जो वो होते गए वो निकलते गए, वो हमारा इख्तियार नहीं था ना। जब अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, इलेक्ट होकर आएंगे तो हमारा इख्तियार होगा, फिर हम जो है ना। क्या इलेक्शन जीतने के बाद आप सरफराज के लिए, कराची के प्लेयर्स के लिए आवाज बुलंद करेंगे?
पहले भी की है और अब भी करेंगे। हमारा एम ही है, देखें हमारा कोई वो नहीं है, हम जो है ना हर उस डिजर्विंग प्लेयर के लिए आवाज बुलंद करेंगे और जो उसका जो है ना मकाम दिलाएंगे। बिल्कुल, मुकाम पे मजीद भी बात करेंगे। रियाज साहब है, माजी में जिस तरह जिक्र कर रहे हैं जमील साहब है कि बड़े ज़बरदस्त टूर्नामेंट भी कराते रहे, और अगर हम देखें तो क्लब क्रिकेट को परवान चढ़ाने के लिए शायद ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। हम ये नहीं कहते कि दूसरे लोग अगर आएंगे तो वो शायद क्लब क्रिकेट पे तवज्जो ना दे, लेकिन जिस तरह माजी में हमने देखा और अब नज़र आ रहा है, जिस तरह इन्होंने ख़ुद कहा कि जब ओहदे पे लोग होते हैं तो काम तो करते दिखाई देते, लेकिन ओहदे के हटने के बाद भी अगर कोई काम कर रहा है तो यकीनन वो क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है हम समझते हैं कि वो अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे क्लब क्रिकेट के हवाले से और ख़ासकर इलेक्शन जो होने वाले इस हवाले से? देखें, बुनियादी तौर पे दो तरह के लोग होते हैं। एक जो है मनसब पे आने के बाद उस मनसब से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं और उन लोगों की सोच तक कोई पहुंचता नहीं है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो तन मन धन से जो है वो साथ होते हैं और अगर उन्हें ओहदा मिल जाता है तो ना सिर्फ वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, लड़कों की बेहतरी के लिए और जो कवानीन है मतलब किसी भी खेल से मुतालिक उनकी बेहतरी के लिए अपना पूरा दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी एनर्जी भी इस्तेमाल करते हैं और क्रिकेट को और खिलाड़ियों को तरक्की देने के लिए अपनी पूरी कोशिशें सर्व करते हैं। और मतलब उन्हीं लोगों में वो सबसे अच्छे लोग होते हैं जब उनके पास इक़्तिदार नहीं होता, उनके पास कोई मनसब नहीं होता और उनका पूरा माहौल या उनके लोग जो हैं वो मुश्किल में होते हैं, उस वक्त वो जो है खड़े होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो तीसरी किस्म के लोग हैं ये सबसे ज़्यादा जो है किसी भी खेल की तरक्की के लिए किसी भी शोबे में, जिस शोबे में होते हैं, अगर उसका सर्वाइवल होता है तो वो उन्हीं लोगों की वजह से होता है। रह गई बात देखें इलेक्शन की, तो हमारे तो मतलब मैं अक्सर ये बात कहता हूँ हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो हैं वो क्लैप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे में उसका आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इलेक्शन बहरहाल इलेक्शन होते हैं और इसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब लोगों को इतना तजुर्बा हो जाना चाहिए और लोगों को इतना तजुर्बा हो गया है कि आपकी मतलब ख़ासतौर से जो कराची के हवाले से बात हो रही है कि आपके मतलब कराची में खेलों के हवाले से आपके साथ साथ क्या क्या मतलब सलूक नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी जमील भाई ने ख़ुद कहा कि मतलब लाहौर से बैठ के जो है यहाँ पर मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। बल्कि ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि जिस शहर में भी हो रहा है, मैं मतलब एक किसी बात नहीं करता किसी एक शहर की, और ना हम इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं किसी भी इस तरह की कि जो भी शहर के मतलब जो लोग होते हैं और जिनको आप ये समझते हैं कि वो इस मनसब के अहल हैं, उनके ज़रिए अगर ये सारे काम हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और इससे मतलब ये कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें अब तो जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो मैं आपको ये बताऊँ अपनी ज़ाती हवाले से कि बुनियादी तौर पर गो के मैं मतलब हॉकी कमेंटेटर हूँ इंटरनेशनली, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी सब मैंने मतलब ये मैचेस में कमेंट्री की। लेकिन मैंने जब इब्तिदा में बचपन में खेली क्रिकेट से शुरू किया था और मैं ही समझता हूँ जितनी भी मेरी जर्नलिज्म का 80% है वो मेरा जो है क्रिकेट है। मैंने आईसीसी के सारे टूर्नामेंट अटेंड किए, यहाँ भी करता रहा हूँ और अभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, इससे पहले हॉलैंड में, लंदन में और दुबई में। तो मैं जितना क्रिकेट को समझता हूँ मैं ये छोटा मोटा समझता हूँ, ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे कराची में लोगों का पता है जिस तरह से जमील भाई ने काम किया और हमने देखा है कि अभी भी हमने गुज़िश्ता मतलब भी के साल एक 1.5 साल हुआ है इसी कराची प्रेस क्लब में ये थे और फरहान राजू साहब हुआ करते थे, जमील भाई होते थे और इन्होंने जो आवाज़ें उठाई और हमारे साथ बैठ के यहाँ पे जो इन्होंने इतनी बोल्डली और मतलब सही देखें उसूल एक बात करता है, एक बात होती है उसूल की बात लेके चले और उसमें बाद में लॉजिक हो तो वो चीज़ जो है समझ में आती है, हर एक के समझ में आएगी। और जिस तरह से मतलब जमील भाई की मतलब एक्सपोजर है, इनकी एक्सपर्टीज़ है और क्रिकेट में इनका एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो है अपना और पिसे हुए मतलब खिलाड़ियों का और कराची का जो मौक़िफ़ है वो सही तरह पे से मतलब मीडिया पे रखा है और बाकायदा आप तो मतलब आर्टिकल भी लिखते रहें, ये भी मतलब ये कि टीवी पे भी आते रहें। अब आप ये देखें कि मैंने कोई 1500-1600 तकरीबन अभी तक आर्टिकल लिखे हैं जमील भाई, तो मेरे ख्याल से मेरे 1200 आर्टिकल जो है वो क्रिकेट पे है। तो जो छोटी मोटी समझ है और जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी अच्छा दौर था जब बुखारी साहब हुआ करते थे, नो डाउट फारूकी साहब के दौर में भी हुआ, लेकिन ये कि बात ये नहीं होती कि जब वो दौर होता है तो वो लोग तो इस मर्तबे पे होते हैं, काम अच्छा करते हैं। देखना ये होता है कि जब आप मुश्किल में हैं
परेशानी में और आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो उस वक्त कौन आवाज़ उठाता है? तो मैं ये समझता हूँ चंद ही लोग हैं, और जमील भाई ये नहीं है कि सामने बैठे में, लेकिन जमील भाई ने इट इज़ नो डाउट के मतलब ये कि हर उसमें आवाज़ उठाई है। और अगर रह गई बात इलेक्शन की, तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के लोग जो हैं खासतौर से कराची के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से इतने बाशऊर हैं, इतने समझदार हैं कि वो सही फैसला करेंगे ताकि कराची की क्रिकेट जो है परवान चढ़े। आपने देखा कि एक ज़माने में कराची को क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता था, और मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आते थे, खेलते थे, गो के अभी भी खेलते हैं, लेकिन कराची की क्रिकेट को बाकायदा एक मतलब साजिश के तहत जो है यहाँ तबाह किया जा रहा है। जमील साहब 161 वोटर सात जोन से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी वोटर हैं ना वो हमारे मतलब ये कि ज़ाहिर उनकी खिदमात हैं और इसी वजह से वो क्लब ने उनको प्रेसिडेंट बनाया है। अब उनको सिर्फ एक बात ये देखनी है कि कौन लोग जो है ना मतलब कराची क्रिकेट के लिए बेहतर हैं। देखिए इलेक्शन के अंदर तो हम यही कह सकते हैं ना, आप जायज़ा ले लें, हमारे 3 साल का ले लें, उनके 1.5 साल का ले लें, क्योंकि वो 1.5 साल के बाद एडॉक लग रही तो उनके 1.5 साल का ले लें, तो दोनों का आप जो है ना मवाजना कर लें, समझे ना। और इस शहर का सोचें, यहाँ के बच्चों का सोचें, और जो लोग इस शहर से दुश्मनी करना चाहते हैं या दुश्मनी कर रहे हैं उनका देखें कि वो कौन लोग हैं, क्यों मतलब यहाँ की क्रिकेट जो है डिक्लाइन की तरफ आई। जब ऊपर जा रही थी 2017 तक, तो 6 साल में क्रिकेट नीचे क्यों आई है? ये क्या अवामिल है? हम तो नहीं रहे 6 साल तक इख्तिदार के अंदर, लेकिन नीचे क्यों आई क्रिकेट? वो ऊपर जा रही थी ना, तो जो लोग क्रिकेट को ऊपर ले गए थे ना, वो लोग उनको देखें, उनकी कारकर्दगी देखें। कारकर्दगी हमने सबको भेज दी है, कारकर्दगी को पढ़ें, और मैं कहता हूँ जो भी है आप उनसे भी लें कारकर्दगी, है ना, अपनी कारकर्दगी दिखा दें, मवाजना कर लें। अच्छा जमील साहब टाइम कम है, ये बता दें अगर इलेक्शन में शिकस्त हो जाती है तो जिस तरह क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे? देखें हमने पहले भी करके दिखाया, आज 6 साल तक अब जब वो हो गई थी, देखें ओहदे कोई अहमियत नहीं रखते। अगर हम भी 6 साल पहले घर में जाके बैठ जाते हैं ना, तो ये 10-12 टूर्नामेंट और से ज्यादा टूर्नामेंट में गिनवा रहा हूं, कौन कराता है वो टूर्नामेंट? ये बच्चों को जो मौके मिले हमारे अलावा तो किसी ने भी नहीं कराई क्रिकेट, तो क्या होता है इस शहर के लिए? इसका मतलब है कि क्रिकेट कराने वाले जेन्युइन लोग हम ही हैं, हमने क्रिकेट कराई है। एक बात बताएं ना यार, जब आज मतलब सिंध में हम पूरे टूर्नामेंट करा सकते हैं, इस कराची शहर में हम करा सकते हैं, और ये जो रिकॉर्ड आपके सामने 918 मैच हमने 3 साल में कराए, तो इतना ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी के पास अगर है तो वो सामने आ जाए, हम विड्रॉ हो जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हमारी भी दुआ है कि इसी तरह आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए और कराची की क्रिकेट की बेहतरी के मजीद काम करते रहें। राशिद साहब आखिरी जुमला जो इलेक्शन के हवाले से कहते हैं। जी मैं ज़रूर कहूँगा तमाम लोग जो वोटर्स हैं ना, वो बिल्कुल उनकी खिदमात हैं, इसमें तो कोई नहीं, लेकिन अपने ज़मीर के मुताबिक जो है ना काम करें। ज़मीर का इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है। हम किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हमने अपने आप को सही जगह पे वोट कास्ट किया है या नहीं किया है, ये ज़रूर सोचें। वो बिल्कुल ये ज़रूर सोचें। राशिद सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।